नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीआई के गाइडलाइंस के बारे में जो कि दिया गया है रिलेटेड टू डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब ध्यान रखिएगा, जब मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा हूं तो इसमें जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो पार्टी शामिल होती हैं। दो पार्टीज कौन सी होंगी आप खुद सोच के देखो। एक तरफ वो लोग होंगे जो कि यहां पर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गई। जितने भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हो तो किसके मदद से करते हो, कोई ना कोई आपको ये प्रोवाइड करता है, राइट। और यहां पर आप लोग होते हैं, हम लोग होते हैं दूसरी तरफ। तो यहां पर दो ब्लॉक्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो गाइडलाइंस है, ध्यान रखना है आपको, ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, जो भी कार्ड इशू करते हैं, उनके लिए ये गाइडलाइंस जारी किया गया है, कस्टमर्स के लिए नहीं किया गया है। सबसे पहली बात, यहां पर आप न्यूज़ भी देख सकते हो, आरबीआई टाइटन्स डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉर लेंडर्स इश्यूज न्यू रूल्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो गाइडलाइंस इशू किया गया है, इसका डायरेक्ट असर हमारे पर पड़ने वाला है, जो कस्टमर्स हैं उसके ऊपर पड़ने वाला है। यहां पर आप एक और हेडलाइंस देख सकते हो, आरबीआई वांट्स यू टू मेमोराइज ऑल योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। यूजुअली आपने देखा होगा, जैसे कि आप अमेजॉन के ऐप पर जाते हो तो आपने देखा होगा पहले से ही आपका जो कार्ड नंबर है, पिछले बार अगर आपने सेव किया हुआ है, वो सेव रहता है। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, जस्ट अपना सीवीवी नंबर आप डाल देते हो और तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन ये जो गाइडलाइंस अब यहां पर जारी किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि शायद कि जब भी आप ट्रांजैक्शंस करो, आपको हर बार अपना पूरा जो 16 डिजिट का नंबर है वो भी डालना पड़ सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर कौन से गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, इसको डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो गाइडलाइंस जारी करने का सबसे मेन कारण है वो ये है कि आप देख सकते हो कि 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में आरबीआई के पास जितने भी कंप्लेंट्स आए थे, उसमें जो कंप्लेंट्स की संख्या है वो आप देख सकते हो डेबिट कार्ड से रिलेटेड, मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आप देखिए इनकी संख्या बढ़ गई है। 2018-19 में इसकी संख्या 18% हुआ करती थी, जो कि बढ़कर एटीएम डेबिट कार्ड वाले में 21-22% हो गई है। सेम आप मोबाइल बैंकिंग में भी देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड में भी। जो बेसिकली यहां पर कस्टमर्स ने जो कंप्लेन किया है आरबीआई को कि मेरा पैसा यहां पर गायब हो गया अकाउंट से, यहां पर जो मैं बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस कर रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसके बाद डेबिट हो गया पैसा लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम हुई है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको लेकर शिकायत बढ़ गई है। और यहां पर भी आप देख सकते हो कि करीब 43% आपका जो फंड ट्रांसफर किया जाता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई थी, जो कि आरबीआई के पास कंप्लेन आया। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अब सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए जितने एक्सिस बैंक, एसबीआई, पेमेंट बैंक्स हो गया जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है आज के डेट में, इसके अलावा जितने भी नॉन बैंक लेंडर्स हैं जो कि कार्ड इशू करते हैं, कोई भी हो गया, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं पेटीएम या फिर जोमैटो हो गया, जहां पर भी आप पेमेंट करते हो, जो भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इन सबके ऊपर ये वाला जो गाइडलाइंस है वो जारी किया जा रहा है। और यहां पर बताया गया है कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहे, ये आरबीआई का मेन मकसद है। और इसके लिए मास्टर डायरेक्शंस जारी किया गया है आरबीआई के वेबसाइट पे। आरबीआई के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें किस किस तरह की चीजें कही गई हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज हो रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो, यहां पर कार्ड से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो और ज्यादा उसको सख्त बनाया जाए, उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, ऐसा आरबीआई का कहना है। और आरबीआई कह रही है कि अगले 6 महीने में इसको हम लागू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है जून या जुलाई के बाद से ये यहां पर लागू कर दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली आरबीआई करवाना क्या चाह रही है, आरबीआई ये चाहती है कि जो भी बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं, जितने भी लोग प्लेयर्स हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो अच्छे से ऑडिटिंग करें, वो यहां पर एक रूल्स लेकर आए, एक प्रॉपर तरीका लेकर आए, ताकि आपका जो पैसा है, अगर सपोज आपने पेमेंट कर दिया, आपका पैसा कट गया, तो आपकी सुनवाई जल्दी से हो सके, कस्टमर्स का जो दिक्कत है उसको जल्दी रिजॉल्व किया जाए, ये आरबीआई यहां पर चाहता है। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हो आरबीआई का ये कहना है कि ऑल द लेंडर्स मस्ट अडॉप्ट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल टू अवॉइड डेटा ब्रीचेस। यहां पर
अगर आपने अपना कार्ड स्टोर कर दिया, कुछ भी हो गया, तो डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो स्टैंडर्ड है अपना हाईएस्ट रखना है। यहां पर जितने भी पेमेंट से रिलेटेड जो कार्ड इंडस्ट्री है उनको भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा आरबीआई का कहना है। देखिए ये काफी बड़ा गाइडलाइंस जारी किया गया है, आप आरबीआई के वेबसाइट पर जा सकते हो, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो कि डायरेक्टली आपके ऊपर भी इसका असर आएगा। सबसे पहला यहां पर बोला गया है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हो तो यूजुअली आजकल ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। तो यहां पर ओटीपी यूजुअली आपने देखा होगा जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, सपोज आप अपने मोबाइल से अमेजॉन पर शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पर ही ये ओटीपी आ जाता है, राइट। लेकिन आरबीआई का ये कहना है कि बैंकों को जो लेंडर्स हैं, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको यहां पर कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए, ओटीपी आपके ही मोबाइल पर ना आए। अब ऐसा आरबीआई का कहना है गाइडलाइंस के अंदर। अब आरबीआई एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अब ओटीपी आपके मोबाइल पर नहीं आएगा तो क्या आरबीआई चाहती है कि आपका जो ऑल्टरनेटिव मोबाइल हो, अब जरूरी थोड़ी है कि सब लोग एक ही दो मोबाइल यूज करते हो, तो यहां पर आरबीआई का बेसिकली ये कहना है कि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव लाया जाए। जो ओटीपी सेम मोबाइल पर आता है वो सिक्योर नहीं है, ऐसा आरबीआई का कहना है, इसका और बेटर ऑल्टरनेटिव लाया जाए, ऐसा कह रही है। दूसरा यहां पर रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस, अगर आपको कोई दिक्कत हो गई, इसके लिए उस ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन सभी स्टेक होल्डर्स के पास तुरंत पहुंच जानी चाहिए 24 घंटे के अंदर। मतलब आरबीआई के पास, जो भी रेगुलेटर है उसके पास, इसके अलावा बैंक्स हो गया, अगर सपोज आप जोमेटो से कुछ कर रहे हो तो जोमेटो के पास भी ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो 24 आवर्स के अंदर ये ट्रांजैक्शंस की जानकारी जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो सबके पास आ जानी चाहिए ताकि आपके दिक्कत को जल्दी से सुलझाया जा सके। इसके अलावा यहां पर आपने देखा होगा जब आप कोई वेब पेज यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम आपने खोला, आप अपने बैंकिंग में या फिर कहीं पर भी आप पासवर्ड टाइप करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कैप्चा कोड मांगता है आपसे। बेसिकली आपने देखा होगा इस तरह से जेड हो गया, TAC, इस तरह की चीजें लिखी रहती हैं, आपको सेम इसी को टाइप करना होता है। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि कोई आप ही हो, ये कहने का मतलब है कि कोई गलत तरीके से यहां पर आपका ट्रांजैक्शन ना कर रहा हो, यहां पर हैक करके आपका ट्रांजैक्शन कोई ना कर रहा हो, इसलिए ये कैप्चा कोड मांगा जाता है। तो यहां पर यह कहा गया आरबीआई के द्वारा कि इस चीज को हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, ऐसा आरबीआई ये कह रहा है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो आरबीआई का यह भी कहना है कि जितने भी बैंक्स हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको यहां पर अपने वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर अलग से लिखना होगा, बताना होगा कि अगर कस्टमर को कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी कंप्लेन को कैसे लॉन्च कर सकता है, दर्ज कर सकता है। ऐसा आरबीआई कह रहा है कि आपको उसकी पूरी जानकारी कस्टमर तक पहुंचानी होगी। और लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बताया, वो डायरेक्टली आपके ऊपर असर करेगा। आरबीआई का यह कहना है कि यहां पर हमें कोशिश करनी है, अब आरबीआई क्या एक्चुअल में इसको लागू करता है कि नहीं करता है ये आगे आने वाला बात बताएगा, लेकिन यहां पर आरबीआई यह कह रहा है कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका कार्ड का नंबर हो गया, आपका एग्जैक्ट फुल नेम क्या है जो कार्ड पे टाइप है, जो सीवीवी हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर स्टोर नहीं किया जा सकता। और यही मैं कह रहा हूं कि आगे चलकर इसका बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। मतलब कि आप अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं तो बार बार आपको, हर बार जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो पूरा 16 डिजिट का नंबर आपको टाइप करना पड़ सकता है, फुल नेम टाइप करना पड़ सकता है, सीवीवी तो आपको पता ही है 3 डिजिट का जो सीवीवी होता है। तो यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, बेसिकली यहां पर कई लोगों का कहना है कि ऐसा आरबीआई को नहीं करना चाहिए, लेकिन आरबीआई ऐसा कह रही है कि नहीं, हम इसको जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह से फ्रॉड देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल थेफ्ट देखने को मिल रहा है। तो आपने अक्सर देखा होगा, आई थिंक कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बिग बास्केट के बारे में। तो बिग बास्केट से लोग जितना भी ट्रांजैक्शंस करते थे तो आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहां पर क्या हुआ, लीक हो गया था मार्केट के अंदर। अब लीक कैसे हुआ, तो आपका कार्ड का डिटेल, कई सारे डिटेल क्या है, लोगों तक पहुंच जाते हैं, जो क्रिमिनल जो क्राइम कर रहा है उसके पास वो पहुंच जाता है और फिर आपका गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करता है। तो आरबीआई ये कह रही है कि जो भी ट्रांजैक्शंस का डिटेल वगैरह है वो कुछ भी अब आप स्टोर नहीं कर पाओगे। अब देखने वाला होगा कि ये क्या लागू हो पाता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अब ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेस्कॉम हो गया, जो लॉबी है, उन्होंने यहां पर एक लेटर भी लिखा था, कंसर्न जताया था जनवरी में, आरबीआई को यह बोला था कि यहां पर आपको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इसकी वजह से जो
कंपनीज हैं उनको दिक्कत आने लगेगी। अब दिक्कत कैसे आएगी? अब सपोज यहां पर अगर ये कंपनीज डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगी, जैसे कि अमेजॉन का एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई कपड़ा परचेज किया, कुछ भी परचेज किया वहां से, तो यहां पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो जब तक अमेजॉन के पास आपकी डिटेल नहीं होगी तो उसको मैच नहीं कर पाएंगे कि क्या आप वही हो कि नहीं, तो कंप्लेन कैसे दर्ज किया जाएगा, जो रिफंड का प्रोसेस है वो कैसे होगा, ये सारी चीजों में दिक्कत आएगी, ऐसा नेस्कॉम का कहना है। उन्होंने आरबीआई को लिखा था। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट 25 कंज्यूमर इंटरनेट जो कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जोमेटो, सभी ने यहां पर सेंट्रल बैंक को लिखा कि आपको ये वाला स्टेप नहीं लेना चाहिए, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इसको बैकआउट नहीं किया है। आगे देखने वाला होगा कि क्या अगले 6 महीने में ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ये पूरा गाइडलाइंस है दोस्तों, इसका इंपैक्ट क्या होगा कस्टमर्स के ऊपर वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जाने से पहले एक और आप ग्राफ देख सकते हो, हमारे देश के अंदर अभी भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके ऊपर हमें और थोड़ा सा सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप इश्यूज देखोगे आज भी आप देख सकते हो 60% जो यहां पर लोगों के द्वारा कंप्लेन दर्ज किया जाता है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के ऊपर किया जाता है। तो इसके ऊपर हमें ज्यादा और फोकस करने की आवश्यकता है, आरबीआई को फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि आरबीआई यहां पर जो रेगुलेशन करता है, क्योंकि आरबीआई का काम रेगुलेशन भी है, तो कमर्शियल बैंक के कौन कौन से मैटर्स को आरबीआई रेगुलेट करता है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।